नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य एवं भाषा के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुर- प्र- प्रमुख पुरस्कार देखते हैं। हिंदी अकादमी एवं सोवियत लैंड। तो हिंदी अकादमी का सलाह का सम्मान सर्वप्रथम किसे मिला? तो ये मिला था डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1986-87 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सलाह का सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? तो ये 5 लाख रुपए। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो ये दिया गया था सुमित्रानंदन पंत को 1965 में, लोकायतन हेतु। ठीक है, लोकायतन रचना के लिए दिया गया था। अमृत और विष के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला था अमृतलाल नागर को 1970 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कमल का सिपाही रचना हेतु सोवियत लैंड किसे मिला? तो ये अमृत राय को मिला था 1971 में। फिर अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना के लिए सोवियत लैंड मिला? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं 1973 में इन्हें सोवियत लैंड मिला था। मिट्टी की बारात के लिए यह पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था शिव मंगल सिंह सुमन को 1974 में हुआ था। विष्णु प्रभाकर को किस चर्चित रचना हेतु यह पुरस्कार मिला? तो आवारा मसीहा के लिए मिला था 1976 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं आपके यूपी पुलिस में। तो चलिए आगे रखते हैं। अब से हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत भारत भारती व ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ प्रथम जी शंकर कुरुप को मिला था मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, प्रथम पुरस्कार। और हिंदी में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था प्रथम, वो थे सुमित्रा नंदन पंत। इन्हें 1968 में मिला था। हिंदी में ज्ञानपीठ द्वितीय जो पुरस्कार है वो मिला था रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में। तो चलिए देखते हैं। यूपी हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो यह भारत भारती, जिसमें 5 लाख 2 हजार रुपये की राशि दी जाती है। भारत भारती पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो ये दिया गया था महादेवी वर्मा को 1982 में। ज्ञानपीठ पुरस्कारों की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई थी। और जबकि वितरण कब से किया जा रहे हैं? 1965 से वितरण किया जा रहे हैं। स्थापना हुई थी 1961 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये कुल 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला था? तो उन्हें मिला था चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो ज्ञान को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर किस पे मिला था? उर्वशी के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन है? तो वह महादेवी वर्मा। इन्हें 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये 22 भाषा है, और इसमें एक और जोड़ लेते हैं, जो कि है अंग्रेजी भाषा। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितनी भाषा में दिया जाता है? 23 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 22 तो वो जो 8वीं अनुसूची में, और एक अंग्रेजी भाषा, तो कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तेईस कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन। अमृता प्रीतम को किस रचना पर ज्ञानपीठ मिला था? तो इन्हें कागज ते कैनवास 1981 में मिला था। और ये पंजाबी वो है, एक राइटर। चलिए आगे देखते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए। साहित्य अकादमी में व्यास सम्मान। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 22 भाषा तो 8वीं अनुसूची की है, और इसमें राजस्थानी और अंग्रेजी को जोड़ लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। साहित्य अकादमी प्रश्नोत्तर। साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1955 में किसे मिला? तो ये मिला था माखन लाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 का साहित्य अकादमी हिंदी में किसे मिला? तो ये मिला था संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2022 का साहित्य अकादमी किसे मिला? तो ये मिला था बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द, इनकी कविता थी, उसके लिए मिला था। अगला क्वेश्चन। अज्ञा जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी मिला था? तो उन्हें मिला था आंगन के पार द्वार, 1964 में अज्ञा जी को मिला था।
किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिए गए? तो 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिए गए थे क्योंकि भारत और चीन का युद्ध चल रहा था इस टाइम। तमस 1975 के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? तो भीष्म साहनी को तमस के लिए पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, आपको ये याद रखना तमस किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। इस तरह से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। व्यास सम्मान, व्यास सम्मान के प्रथम विजेता कौन थे? तो वो थे डॉक्टर रामविलास पासवान। 1991 में इन्हें दिया गया था। अब देखते हैं 1922 में ज्ञान चतुर्वेदी को किस रचना के लिए व्यास सम्मान मिला? तो पागल खाना के लिए मिला था। ज्ञान चतुर्वेदी को किसके लिए मिला था? पागल खाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 का ज्ञान सम्मान किसे दिया गया? तो जो 2023 का जो ज्ञान सम्मान दिया गया था वो कौन थे? वो थे पुष्पा भारती। इन्हें यादें यादें और यादें के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था 1923 का। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और लिपियां। तो हिंदी भाषा का उद्गम कैसे होता है? तो सबसे पहले होती है संस्कृत जिसे आदि जननी कहते हैं। उसके बाद आती है पाली भाषा जिसे प्रथम प्राकृत कहते हैं। फिर आती है प्राकृत जिसे द्वितीय प्राकृत कहते हैं। प्राकृत के बाद अपभ्रंश आती है और अपभ्रंश से किसका निर्माण होता है? हिंदी का। और अपभट्ट जो कि प्राचीन और आधुनिक। ठीक है, जो प्राचीन है उससे पहले कौन सी चलती थी? अपभट्ट। और प्राचीन के बाद आई है आधुनिक हिंदी। तो हिंदी भी तीन तरह की, अपभट्ट, प्राचीन और आधुनिक। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। सभी भाषाओं को की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो संस्कृत है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत की लिपियों की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से हुई है। भारत की जो लिपियां हैं उनकी उत्पत्ति। देवनागरी लिपि का विकास किस शैली में हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि में हुआ है, ब्राह्मी की उत्तर शैली में। दक्षिण भारत की भाषाएं कौन सी हैं? तो वह कन्नड़, तमिल और तेलुगु। किस भाषा परिवार से है? तो ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है भारतीय आधुनिक आर्य भाषा का काल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश और भाषा परिवार। तो अपभ्रंश के मुख्य रूप देखते हैं। तो शॉर्टसन या अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो वो आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। फिर अर्धमागधी। तो अर्धमागधी में आती है पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और मगधी, मागधी में आती है बिहारी, मगही, भोजपुरी और मैथिली। फिर है पैसाची। तो पैसाची में पंजाबी और लहंदा आती है। तो इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये भारोपीय परिवार की भाषा है। 73% भारतवासी बोलते हैं इसे। द्रविड़ भाषा परिवार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में है? तो 25%, जो कि दक्षिण भारत में ही है। सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है सिंधी भाषा का जन्म। भोजपुरी और मैथिली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? तो ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। इंपोर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। बोलियों का वर्गीकरण और राजभाषा। बोलियां और संविधान। हिंदी में उपभाषा समूह और कुल बोलियों की संख्या कितनी है? तो जो उपभाषा समूह है वो 5 है और बोलियों की संख्या 18 है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती है? तो ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और हरियाणवी ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इंपोर्टेंट है जो। अब देखते हैं कौरवी किस बोली का दूसरा नाम है? तो कौरवी खड़ी बोली का ही दूसरा नाम है। फिर आती है हाड़ौती या जयपुरी। ये किस राज्य की बोली है? तो ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, हाड़ौती या जयपुरी बोलते हैं इसे। किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी है? तो ये अनुच्छेद 343 एक में है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 351 में दिए गए हिंदी के विकास के संबंधित निर्देश। इंपोर्टेंट है। संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख कहाँ है? तो यह है अनुच्छेद 120 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य विधानसभा और विधानमंडल की भाषा का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 210 में है। चलिए आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। छायावाद के चार स्तंभ कौन कौन से हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। तो छायावाद के चार स्तंभ है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। ये चारों ही छायावाद के चार स्तंभ कहे जाते हैं। हिंदी खड़ी बोली का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ये छायावाद को कहा जाता है हिंदी खड़ी बोली का
स्वर्ण युग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद शब्द का नामकरण किसने किया था? तो ये थे मुकुटधर पांडे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुकुटधर पांडे ने छायावाद का नामकरण किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो 1918 से 36 इसकी समय सीमा मानी जाती है छायावाद की। इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम साहित्य के महारथी जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद से संबंधित क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाते हैं। गुप्त वंश पर आधारित ऐतिहासिक नाटक किसने लिखा? तो वो थे जयशंकर प्रसाद। इन्होंने गुप्त वंश पर आधारित नाटक लिखा था। फिर कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। प्रसाद जी के प्रमुख नाटक कौन से हैं? तो चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट और करुणाल है। ठीक है, ये इनके सारे मुख्य नाटक हैं। तो गुप्त वंश में कौन कौन से? चंद्रगुप्त और अजातशत्रु। फिर देखते हैं मुंशी प्रेमचंद। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था घनपत राय और जिन्हें उपनाम क्या था? नवाब राय। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी थी? तो वो थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इंपोर्टेंट। प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो मानसरोवर नाम से प्रकाशित हुआ है इनकी कहानियों का संग्रह, जिसमें कितने खंड है? 8 खंड है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे साहित्य के महारथी रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार और रेणुका महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। किसके? हुंकार और रेणुका के। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, रश्मिरथी किसने लिखी? तो ये देखिए, रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी। ये कर्ण के जीवन पर आधारित थी रश्मिरथी। परशुराम की प्रतीक्षा और इतिहास के आंसू किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। अब देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रश्नोत्तर। तोड़ती पत्थर यथार्थवादी कविता किसकी रचना है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की तोड़ती पत्थर और यथार्थवादी कविता। अब वाला क्वेश्चन देखते हैं, निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी हैं? तो एक है अनामिका, परिमल और कुकुरमुत्ता। ठीक है, इंपोर्टेंट है, जो कि बहुत याद। तो ये निराला जी की प्रमुख काव्य रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है, राग विराग और आराधना के रचयिता कौन है? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, क्या? राग विराग और आराधना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो लाइक कर देना, पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और कर देना। साहित्य के महारथी आदित्य रचनाकार, उनकी प्रमुख रचना है महादेव वर्मा। तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसके लिए? यामा के लिए। सुमित्रा नंदन पंत, इसकी रचना है कला और बूढ़ा चांद। हरिवंश राय बच्चन, तो इनकी जो कृतियां हैं अग्निपथ, मधुशाला, मधुबाला आदि इनकी रचनाएं हैं। फिर है अमृता प्रीतम, तो इसकी रचना है कागज ते कैनवास, जो कि पंजाबी साहित्य है एक तरह का। फिर है दुष्यंत कुमार, तो इन्होंने लिखी है साय में धूप, ये गजल संग्रह एक तरह का गजल। अब अगला क्वेश्चन थे प्राण कुमार शर्मा, तो ये चाचा चौधरी कॉमिक्स के रचयिता है प्राण कुमार शर्मा। इंपोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। प्राण कुमार शर्मा चाचा चौधरी कॉमिक्स के रचयिता। तो चलिए आगे देखते हैं, नाटक निबंध और व्यंग्यकार। नाटक देखते हैं, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता कौन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के हंसराज, इन इसके लेखक है मोहन राकेश। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है ये भी। रेशमी टाई दीपदान एकांक किसने लिखी? तो ये देखिए राम कुमार वर्मा। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार कई कई एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर है निबंध, मजदूरी और प्रेम आचरण की सभ्यता किसने लिखे हैं? तो ये सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है। ठीक है, क्या क्या है? मजदूरी, प्रेम और आचरण की सभ्यता। शिव शंभू का चिट्ठा किसकी रचना है? तो ये है बाल मुकुंद गुप्ता की। इंपोर्टेंट है जो कि। अब देखते हैं व्यंग स्ट्रेयर। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, निठल्ले की डायरी की रचनाकार कौन है? तो वह हरिशंकर परसाई। राग दरबारी और सोनी घाटी का सूरज के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ला। इंपोर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं, विविध रचनाकार आपका बंटी और महाभोज के उपन्यास के लेखक कौन है? तो वह मन्नू भंडारी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, कई ये परीक्षा में पूछा गया है। एक इंच मुस्कान, ये उपन्यास के लेखक है मन्नू भंडारी व राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कहानी
तो ये रामचंद्र शर्मा गुलेरी की किसने कहा था, इंपॉर्टेंट है। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया, तो ये केशव दास की, ये जरूर याद रखना आपको। शिवा बाबनी और 36 साल तक, ये कवि भूषण की है। और ये 20 वीर रस प्रधान वो लिखते हैं, ठीक है, कृतियां। अर्ध लिखा फूल, वैदेही वनवास, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की। हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखी, किशोरीदास वाजपेयी द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं भक्ति काल व विविध। विनय पत्रिका, दोहाबली और रामचरितमानस के रचनेता कौन है, तो वह गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर अब वात्सल्य रस का सम्राट किसका भी कहा जाता है, तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सूर सागर साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, तो है सूरदास, और जिनके गुरु कौन है, वल्लभाचार्य। बिहारी सत्सई की रचना किस कवि ने की, तो ये की थी बिहारी ने। और मीराबाई ने अपना इष्ट देव किसे माना है, तो वो माना है भगवान श्री कृष्ण को। अब 55 खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है, तो ये उषा प्रिय बदा की है। गागर में सहार भरने की उक्ति तो ये बिहारी ने दी थी, ये गागर में सहार भरने की उक्ति। तो हमने यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए 100। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। तो ये यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास